नमस्कार मित्रों, मैं नीरज पांडे। आज मैं उस महापुरुष, उस बलिदानी को स्मरण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, जो अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने आप को आज़ाद कहते रहे और आज़ाद रहते हुए इस धराधाम को त्याग कर परलोक को गए। मित्रों, आज मैं चर्चा करता हूँ आज़ाद चंद्रशेखर जी की। जी हाँ मित्रों, आप जैसा सुने हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ आज़ाद जी की बातें। देखिए, आज़ाद जी, उनका जन्म होता है बच्चों 23 जुलाई 1906 को, और वह पैदा होते हैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव में। और उनके पिताश्री सीताराम जी थे। वह एक ब्राह्मण परिवार में, संपन्न परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनमें एक जुनून पैदा हुआ, एक जज्बा था कि मैं इस वैभव को लेके क्या करूंगा, जहां मैं अपनी माँ भारती के लिए कुछ कर ही न सकूं। देखिए, वही देश का असली सपूत होता है बच्चों, मित्रों, जो अपने माँ भारती के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरे। उसी में से एक महापुरुष हमारे चंद्रशेखर जी थे, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को माँ भारती की सेवा में समर्पित कर दिया, हम लोगों को निहाल करने के लिए। आज हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, तो ऐसे महापुरुषों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। इनका जीवन शुरू होता है, आंदोलन से संबंधित ही होते हैं, जब महात्मा गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ते हैं। उस समय यह अपना विद्यार्थी जीवन जी रहे थे, और उसी समय यह महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में, उनके सानिध्य में आते हैं और यह असहयोग आंदोलन के भाग बनते हैं। और उसी समय मित्रों, इनको एक कार्य के लिए इनको सजा होती है। और जब इनको, सबसे बड़ी बात है कि जब इनको सजा होती है, यह जज के सामने जाते हैं, तो जज इनसे पूछता है कि बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? तो यह अपना नाम आज़ाद बताते हैं, जबकि उनका उस समय नाम आज़ाद नहीं था, सिर्फ चंद्रशेखर तिवारी नाम था। लेकिन ये अपने नाम को, यह चंद्रशेखर नहीं बताते हैं, वह अपने नाम को बताते हैं, मेरा नाम आज़ाद है। वह जज पुनः पूछता है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो वह सीताराम तिवारी नहीं बताते हैं, वह कहते हैं, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। उसके बाद कहते हैं, मेरा घर, अब झाबुआ नहीं बताते हैं, भावरा नहीं बताते हैं, मेरा घर जेल है। चूंकि उन्हें पता था कि मैं जिसके सामने बातें कर रहा हूं, वह मुझे केवल जेल में ही डालेगा, वह मुझे मेरे घर नहीं पहुंचाएगा। और बड़ी निर्भीकता के साथ जज के सामने ऐसे वचन जब यह कहते हैं, तो जज इनसे तिलमिला जाता है, और बौखला करके जज इनके लिए 15 कोड़ों की सजा सुनाता है। लेकिन होता क्या है मित्रों, जब जज के द्वारा सुनाए गए 15 कोड़े इन पर पड़ने लगे, जैसे ही पहला कोड़ा पड़ता है, इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्धृत किया गया है कि उन्होंने लिखा है कि जब उस छोटे बच्चे की कहानी, उस आजाद बच्चे की कहानी लिखते हैं कि जब बच्चे पे कोड़े पड़ने लगे, पहला कोड़ा पड़ा, तो उस समय बच्चा बोला, भारत माँ की जय। और दूसरा पड़ा, फिर भी भारत माँ की जय। और बच्चा तब तक भारत माँ की जय बोलता रहा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया, बेसुध अवस्था में नहीं गया। तो आजाद जी में वो लगभग, उस समय उनकी उम्र 14 से 15 साल थी, जिस समय हम कक्षा 8 पास करके 9 में जाते हैं, 9 पास करके 10 में जाते हैं, उस समय हमारे आजाद जी अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। और जज के सामने, आज हम किसी पुलिस वाले के सामने नहीं बोल पाते हैं ऊंची आवाज में, और वह जज के सामने ऊंची आवाज में बोलते हैं। और माँ भारती के कितने सपूत हैं, माँ भारती के सपूतों में क्या दमखम है, वह दिखाने में सक्षम रहे। अब मैं आगे की बातें बताता हूं भैया आपको। देखिए, जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, लेकिन 1922 में जब चौरा चौरी कांड हो जाता है, तो चौरा चौरी कांड से गांधी जी आहत होते हैं और
असहयोग आंदोलन को वहीं स्थगित कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी, गांधी जी ने किसी से सलाह नहीं लिया और अपने स्वविवेक से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे होता क्या है कि तमाम कांग्रेसी नेताओं में असंतोष फैला, जिनमें मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेंद्र चंद चटर्जी और आजाद जी, तमाम ऐसे नेता थे जो गांधी जी के इस निर्णय से सहमत नहीं थे। तो उनके रामचंद्र बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेंद्र चंद चटर्जी द्वारा 1924 में एक पार्टी गठित की जाती है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसको गठित किया जाता है और इसी के में आजाद जी जुड़ते हैं। आजाद जी इस पार्टी में जुड़ जाते हैं और आजाद जी इस पार्टी में जुड़े हुए पहली बार इसमें सहभागिता करते हैं 1925 में काकोरी कांड में, और उसमें ये लोग सफल भी होते हैं। काकोरी कांड में इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल के कुशल नेतृत्व में उसमें सफलता भी पा लेते हैं और सहारनपुर जा रही ट्रेन को इन्होंने बीच में, काकोरी से सहारनपुर के बीच इन्होंने काकोरी में ही उसको लूटा। लखनऊ से सहारनपुर जब जा रही थी ट्रेन तो उसमें क्या करते हैं, इनको लूट लेते हैं और तमाम धन उसमें लूट करके इन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उससे असलहे लूटे और धन को लूटे। और आगे क्या होता है कि जब यह लोग वहां से अंग्रेजी शासक जो थे, अंग्रेजी पुलिस थे, इनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह क्या थे, बहुत छद्म रूपी थे, मतलब अपने आप को कह सकते हैं जिसको हम बहुरूपिया अपने शब्दों में कहते हैं, तो ये बहुरूपिया थे, अपने रूप को बदलने में माहिर थे और यह रूप बदल के किसी न किसी तरीके से वहां निकल जाए। और अंग्रेजी जो प्रशासक थे उन्होंने लगभग 700 लोगों को इनको पकड़ने में लगाया था, लेकिन कोई भी इनको पकड़ने में सफल नहीं हुए, सब नाकाम हुए। बहुत लोग इनकी मुखबिरी में लगे हुए थे लेकिन मुखबिरी में सफल नहीं होते हैं। और 1928 में 27 में जब साइमन कमीशन आया तो होता क्या है, लाला लाजपत राय को लाठियों के चोट से उनकी मौत हो जाती है और उनके मौत का बदला लेने के लिए 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या गोली मार करके इन लोगों ने करते हैं। आजाद जी के कुशल नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी जाती है और जिससे क्या होता है, अंग्रेजों में एक भय व्याप्त होता है। और फिर होता क्या है कि आगे चल करके 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंग्रेजी शासन द्वारा सजा सुनाई जाती है कि उनको फांसी की सजा होगी। और उस फांसी की सजा को कम कराने के लिए आजाद जी बहुत मेहनत किए। उन्होंने हरदोई के जेल में बंद गणेश शंकर विद्यार्थी के पास गए और उनसे सलाह लिया कि इसमें हम भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को कैसे बचा सकते हैं। तो उन्होंने सलाह दिया कि इसको बचाने में, इन लोगों को बचाने में केवल एक ही व्यक्ति सक्षम है, वह है गांधी जी। लेकिन गांधी जी के पास डायरेक्ट आप पहुंच नहीं सकते। गांधी जी के पास पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की आवश्यकता है और वो सीढ़ी का काम करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो होता क्या है कि यह 20 फरवरी 1931 को ये चले जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास पर। इनका आवास आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है। वहां जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलते हैं और नेहरू जी से आग्रह करते हैं कि आप गांधी जी से कह करके कह दीजिए कि वह इरविन से, चूंकि गांधी जी का इरविन से समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो आप लोग सुने हैं, तो गांधी जी से इरविन का समझौता हुआ था। तो नेहरू जी से आग्रह करते हैं कि आप गांधी जी से कहिए और जो गांधी जी चाह लेंगे तो इरविन को झुकना पड़ेगा और इरविन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के फांसी की सजा को माफ तो नहीं करा सकता, परंतु
उसको कम करा सकता है। तो फांसी की सजा को वह चाहे तो उम्र कैद की सजा में परिवर्तित करा दें। और उनकी ये मंशा थी कि जब इन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाएगी तो हम कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे इनको बाहर निकालने का। और यह ऐसा करने में सफल भी होते थे। ये जो चाह लेते थे, जो ठान लेते थे, उसको करके दिखाते थे। इनकी ये मंशा थी कि वह इरविन मान ले और अपने अंग्रेजों के माध्यम से, अपने जो इनके उच्चस्थ अधिकारी थे उनके माध्यम से उनकी सजा को कम करा दे, तो यह बाद में उनको जेल से बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होता क्या है मित्रों, जब ये उन जवाहरलाल नेहरू से मिल करके आगे की रणनीति बनाने के लिए अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज से मंत्रणा करने के लिए, इनके सहयोगी थे सुखदेव राज, उनसे मंत्रणा करने के लिए अल्फ्रेड पार्क में जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही वो पहुंचते हैं वहां मंत्रणा करने की जो बातें होती हैं, उसी समय होता क्या है कि सीआईडी का अफसर जो एसएसपी था वहां का, नॉट बाबर, वह एक जीप से आता है और उसके पीछे पीछे बहुत सारी कर्नलगंज की पुलिस आती है और ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है। इधर से भी फायरिंग होती, इधर से फायरिंग करने वाले केवल हमारे महापुरुष आजाद जी थे और उधर से बहुत सारी तादाद में पुलिस ऑफिसर थे और वह गोलियां चला रहे थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। लेकिन जैसा कि आजाद जी ने कहा था कि हम आजाद ही हैं, आजाद ही रहेंगे, वैसा ही कर दिखाया। इन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ा और 3 पुलिसकर्मियों को अपनी गोली के से 3 पुलिसकर्मियों को मार गिराया। और अंत में जब इनके पास केवल 1 गोली बची तो इनको ये पता चला कि 1 गोली बची है, अगर इसको भी हम चला देंगे तो हमारा जो कहना है कि आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे, तो वह व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली। और जब मित्रों खुद को गोली मार लेते हैं तो पुलिसकर्मी इनके पास आते हैं और इनको पकड़ ले जाते हैं। और होता क्या है कि बिना इसकी सूचना किसी को दिए हुए इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और जैसे ही यह प्रयागराज में इनके शहीद होने की ये चर्चा फैलती है तो मान लीजिए जैसे पेट्रोल में आग लग जाती है और पूरा एक साथ आग भड़क उठती है, उसी प्रकार से पूरा प्रयागराज इनकी मौत की खबर सुन करके पूरा आग बबूला हो गया। और वहां पे अल्फ्रेड पार्क में पूरे प्रयागवासी एकत्रित हो गए। और फिर होता क्या है कि वहीं केवल प्रयागराज के ही नहीं, बहुत दूर दूर से बहुत लोग उनको देखने के लिए आए, लेकिन वो मिले नहीं। फिर होता क्या है कि इनके लिए बहुत सारी जुलूस निकाले गए, बहुत सारी यात्राएं की गई। तो इस प्रकार से हमारे आजाद चंद्रशेखर जी थे जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को, अब समझिए ये 1906 में पैदा होते हैं और 1931 में खुद के द्वारा गोली मार करके शहीद हो जाते हैं। तो यह उम्र इनका कुछ खास नहीं है। जिस उम्र में हम अपने आप को दुनिया के सुख वैभव लेने में व्यतीत कर देते हैं, उस उम्र में यह दुनिया को ये दिखाने में सक्षम रहे कि हमारे देश में ऐसे भी लाल पैदा होते हैं जो सर्वस्व निछावर कर देते हैं अपनी माँ भारती के लिए, सर्वस्व निछावर कर देते हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, और सर्वस्व निछावर कर देते हैं अपनी आन मान और सम्मान के लिए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सभी मित्रों को शुभ रात्रि।